जय हिंद फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास का दो गो टॉपिक करेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि यह टॉपिक आप लोगों को दिया गया था पिछले वीडियो में, और लाइव हम लोग आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। जैसे टेक्निकल इशू दूर होगा हम लोग लाइव आएंगे, आप लोगों को समय भी बता दिया जाएगा। तो हम लोग इस तब तक के लिए हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करेंगे। तो इसमें हम लोग आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे दो, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास रहेगा हम लोग को कंप्लीट कराया जाए और क्लास में ही आपका 100% याद करा दिया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, और इस टॉपिक से समस्याएं हमेशा के लिए दूर करिए। और परीक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जीडी क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम टॉपिक जो है, जो हम लोग दिए थे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि इतिहास क्या है। देखिए, तो इतिहास जो है, देखिए अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, और इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल जो था, प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहा गया जिसमें कोई भी मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिला। मतलब उस समय कोई भी लिपि नहीं था, उस समय के लोग लिपि से परिचित नहीं थे। और आधैतिहासिक काल ऐसा था कि उस काल को कहा गया जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। यानी उस समय लोग तो अपना पढ़ते होंगे, अपना उन लोगों का कोड था, लेकिन इस समय उसको पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल वैसा काल है, काल को माना जाता है जिसमें साक्ष्य लिपि भी मिला, लिपि से परिचित भी थे, और उस लिपि को हम लोग पढ़े भी और समझे भी। ठीक है, इस तरह से इतिहास को, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटे हम लोग: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब हम लोग इसमें चूंकि चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल का। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है: पाषाण काल और ताम्रकाल। ठीक है, देखिए पाषाण काल, ताम्रकाल के फिर हम लोग अलग अलग चर्चाएं करेंगे। जैसे कि पाषाण काल जो था, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का एक और पॉइंट सुनिए। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों को तो लिखित साक्ष्य मिला नहीं, तो उसका अध्ययन हम लोग कैसे किए, तो उसका जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त किए, तो उसका जानकारी हम लोगों को अवशेषों से मिला। यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हम लोग को अवशेष से मिला, और उसमें हम लोग जो पाषाण काल को तीन भागों में बांटे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पाषाण काल जो था, पाषाण काल, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1863 ईस्वी में की। ठीक है, किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता को जैसा अभी बताया तीन भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल वैसा काल था जिसमें मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, और बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे और खानाबदोश थे। ठीक है, देखिए वो लोग बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, आदि मानव थे, खानाबदोश थे। ठीक है, और वो लोग उसमें आग का भी खोज किए। ठीक, उसके बाद से देखिए शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। अब उसमें क्या होगा ना कि पाषाण काल में ही, पूरा पाषाण काल में ही सर्वप्रथम चित्रकारी का विकास हुआ, जिसका उदाहरण मिलता है भीमबेटका में। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव जो थे, क्या थे? आदि मानव थे, खानाबदोश थे। ठीक है, और उसमें आग का आविष्कार हुआ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, और शिकार के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये पूरा पाषाण काल हुआ। और मध्य पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल के बीच का जो पहले का जो समय था उसको माना गया है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल, तो उसमें क्या हुआ ना कि उसमें मनुष्य अब जो थे तो नुकीले और पतले पतले पत्थरों का प्रयोग करने लगे शिकार के लिए। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल में, ठीक है, क्या हुआ कि नुकीले और छोटे छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। अब पशुपालन का प्रारंभ किया मनुष्य। पशुपालन का प्रारंभ किसमें किया? मध्य पाषाण काल में। और छोटे छोटे और नुकीले धारदार हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया, कुत्ता को, किसमें? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हम लोग याद रखेंगे, इसमें क्या हुआ कि पशुपालन प्रारंभ हुआ। ठीक है, कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, और नुकीले पत्थरों और हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब नव पाषाण काल को हम लोग देखते हैं। नव पाषाण काल क्या था कि देखिए
मध्यपाषाण काल के बाद का समय नवपाषाण काल में आया। इसमें क्या हुआ ना कि इसमें मनुष्य अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा, ठीक है, और कृषि का प्रारंभ हुआ यहाँ से, पशुपालन का विधिवत प्रारंभ यहीं से माना जाता है, ठीक है। और अब बताइए कि पशुपालन हुआ, कृषि हुआ, तो वहाँ से अब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो क्या हुआ ना, तो खेतों में लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ से जो वस्तुएं लेकर आनी होती थी, कटनी होता था, तो वो लोग लकड़ी के गट्ठर जो होता था उस पर रख करके उसको रख करके डगरा डगरा के लाते थे। इससे क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार, और पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार इसलिए हुआ कि उस समय के लोग खाना बदोश थे, वो लोग जानवरों को मारते थे और खाते थे कच्चा मांस, जो कि अच्छा लगता नहीं था। तो एक दिन ऐसा ही क्या हुआ कि एकाएक आग का आविष्कार हुआ, और उसे पके हुए जब मांस को खाया तो स्वाद लगा, जिसकी वजह से आग का प्रयोग लोग करने लगे। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ, आग का, और नवपाषाण काल में पहिए का। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं, बस तांबा धातु का खोज किया गया, ठीक है। तांबा धातु का सर्वप्रथम खोज किसमें किया गया, ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, मानव पत्थर की जगह तांबा का प्रयोग करने लगा हथियारों के रूप में, ठीक है। अब देखिए, अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बात चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, बुर्ज होम जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, वहाँ से गर्तवास का साक्ष्य मिला। तो गर्तवास क्या होता था जी, गड्ढा घर होता था। वहाँ के लोग जो होते थे आंधी तूफान से बचने के लिए गड्ढा में घर बनाकर रहते थे, ठीक है। तो गर्तवास का साक्ष्य मिला है कहाँ से, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देखिए, अब है कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से चावल का प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद रखें, कोल्डिहवा कहाँ है, बुर्ज होम कहाँ है, क्या मिला है वहाँ से, गर्तवास मिला है, गड्ढा घर। देखिए, प्रथम कृषि के साक्ष्य मिला है कहाँ से, मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में। प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अच्छा। सबसे पहले चित्रकारी कहाँ से शुरू हुआ, भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। चलिए याद रखेंगे। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जहाँ से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। और प्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। सबसे पहले चित्रकारी का भीमबेटका से। इस तरह से हम लोग देखिए प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किए, ओवरव्यू लिए। हम लोग लूसेंट में जो पॉइंट है उसको भी चर्चा करेंगे। पहले ओवरव्यू थोड़ा समझ करके कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जैसे कि एक टॉपिक हम लोग किए क्या, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से फिर हम लोग रिकॉल करेंगे, तब तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता करते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, देखिए सिंधु नदी आप लोग जैसे जानते हैं कि वो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए वो पाकिस्तान होते हुए चले जाती है अरब सागर में, ठीक है। अब इसके किनारे जितने भी मतलब सभ्यताएं मिली, ठीक है, खुदाई हुआ जितनी सभ्यताओं का मतलब अनुमान लगा, उसको कहा गया सिंधु, क्योंकि सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी किनारा था। लेकिन हुआ क्या ना कि कुछ दिनों के बाद देखा गया कि सिंधु नदी किनारे ही नहीं और जगहों पर ही सभ्यताओं का साक्ष्य मिला, ठीक है। जैसे रावी नदी किनारे और भी जगह, जैसे हड़प्पा का खुदाई हुआ तो सबसे पहले वहाँ साक्ष्य जब मिला हड़प्पा का, तो पता चला कि नहीं, ये सिंधु नदी किनारे ही नहीं और सभ्यता ये पूरा फैला हुआ था। तो हुआ क्या ना कि उससे हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, ठीक है। तो हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। तब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये देखिए, ये जो तिथि है ये हर जो बुक में अलग अलग देता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, ठीक ना। यह सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। कौन सभ्यता, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। देखिए, चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। वो केवल जानकारी दिया कि हाँ ये सभ्यता है, ठीक है, लेकिन उसका विधिवत खुदाई वो अभी नहीं कराया, ठीक है। अब देखिए 1921 में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के महानिदेशक जो थे वो थे चार्ल्स मार्शल, ठीक है। कि ये जो इनके समय में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, राय बहादुर साहनी। कब किए, 1921 में, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था उसको थोड़ा देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, इसको याद करेंगे। देखिए उत्तर में था, उत्तर की सीमा जो था वह अंतिम सीमा था मानदा जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण में था दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। देखिए तो इसको याद करने के लिए याद रखेंगे, उत्तर में तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, क्योंकि भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर याद रहेगा मानदा, ठीक है। दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, दक्षिण दैमाबाद, और दम होगा
महान होगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य है जो बहुत महान है, उसमें दम है, पावर है, क्योंकि वहाँ पर जो है मुंबई शहर है, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, इसे याद रखेंगे, दैमाबाद दक्षिण में दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। देखिए अब पश्चिम में याद रखेंगे ना, सूतका गेंडोर। अच्छा बताइए, गेंडा खानी सोए रहिएगा तो पछताइएगा कि नहीं, भविष्य में पछताइएगा। गेंडा खानी सोना मतलब पटाए रहिए, कोई काम मत करिए, ठीक है। तो भविष्य में क्या होगा, पछताइएगा, ठीक है, पछताइएगा और चिंता करिएगा, पछताइएगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल सूतका गेंडोर, पछताइएगा क्या करिएगा, सुतिएगा तब, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सूतका गेंडोर। अब बलूचिस्तान, ठीक है, पश्चिमी सीमा क्या है, सॉरी हम पश्चिम बंगाल बोल दिए, सॉरी, ठीक है। पश्चिमी सीमा जो था इसका सूतका गेंडोर है, ठीक है। कहाँ है, बलूचिस्तान। उसका फैलाव कहाँ तक है, बलूचिस्तान, ठीक है। जो पश्चिमी सीमा सूतका गेंडोर है, सूतका गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में, ठीक है। और पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखिए पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश, यानी पूर्व से ही अलम लगा के उतर रहा था। अब बताइए, पहले से जो लेजी व्यक्ति है पहले से ही अलम लेके उतरेगा, तो पूर्व से ही अलम लेके उतरा, तो पूर्वी है आलमगीरपुर, उतर रहा तो उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं, रिकॉल करते हैं। उत्तर में कौन था, मांदा, ठीक है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दैमाबाद, कहाँ है, महाराष्ट्र में, क्योंकि दक्षिण दैमाबाद में दम होगा तो महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये उसके बाद पश्चिमी सीमा था सूतका गेंडोर, ठीक है। हाँ, गेंडा कहने सोइएगा तो पछताइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। सभ्यता, देखिए इस सभ्यता का आविष्कार, इस सभ्यता का जो आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। यानी इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अब देखिए इस सभ्यता के लोग जो थे भोजन करते थे, तो किस प्रकार का भोजन करते थे, तो देखिए वो लोग थे ना, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, ठीक ना। अब इसमें इसका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, सामाजिक जीवन था वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है, यानी मातृ प्रधान था, ठीक ना। और ये जो इस समाज जो था ये 4 वर्गों में विभाजित था, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये 4 वर्ग था। कौन कौन था, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्प वर्ग और श्रमिक वर्ग, ठीक है। यानी 4 वर्गों में उसका समाज विभाजित था। और कैसा भी समाज था, मातृसत्तात्मक था। तो देखिए, अच्छा विश्व के सबसे प्राचीनतम सुनियोजित नगर थी कौन, सिंधु सभ्यता, ठीक है। देखिए अब देखिए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मकानों का, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। समानतः उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से मैंने सर्वाधिक चौड़ी रास्ता मिला है, चौड़ा रास्ता, ठीक है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर है, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो था ना वो बहुत विकसित था, ठीक है। उस विकसित होने का साक्ष्य ऐसे कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो घरों मिला है ना, उस घरों में मिला है रसोई घर, आंगन है, आंगन में रसोई घर है, कुआं है, स्नानागार है, ठीक है, शौचालय है, यानी ये सब सुविधाएं जो आधुनिक सुविधाएं लग रही है, तो ये सब सुविधाएं वहाँ पर था, ठीक है। पहले से था मतलब था तभी तो साक्ष्य मिला, ठीक है। इसलिए कहा जाता है वह विकसित सभ्यता था, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए, ठीक है। अब देखते हैं, अब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। जितनी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए तो पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो था खुदाई कौन किए थे इसके, दयाराम साहनी कब, 1921 में, ठीक है, 1921 में किए थे। अब वर्तमान में इसका स्थान जो है कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता खुदाई कब हुआ था, 1921 में, ठीक है। कौन किए थे, दयाराम साहनी का, कहाँ है ये, रावी नदी तट पे है, पाकिस्तान में है। चलिए अब यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं ये दिखते हैं, माने ये ओवरव्यू है, ये सारा चीज़ इसमें नहीं है, लेकिन मुख्य है जो क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनने का संभावना नहीं रहती है, ठीक है। देखिए श्रमिक आवास मिला है वहाँ से, मजदूरों को रहने का घर, ठीक है, अन्नागार मिला है, ठीक है, लकड़ी का ताबूत मिला है, ताबूत समझता है ना, ताबूत जैसे कड़िया नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे रखा जाता है, बक्सा होता है जिसमें लाश भी रखा जाता है, ठीक है। देखिए और RH-37 कब्रिस्तान, ये RH-37 कब्रिस्तान का नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ मिला हम लोगों को। चार चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ देखें। पहला क्या है, श्रमिक आवास, ठीक है, मजदूरों का घर, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। एकदम RH-37 कब्रिस्तान जरूर याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो को देखते हैं।
मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का खुदाई कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने किए थे, ठीक है, मैंने करवाए थे। वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध के, हाँ, सिंध प्रांत के लड़कना जिले में है। ठीक है, तो बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ है? हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में। खुदाई कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? हाँ, देखिए अब इसका जो है ना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है। यहाँ से जो प्राप्त हुआ उसको देखते हैं। पुरोहित आवास, ठीक है, वहाँ से पुरोहित आवास प्राप्त हुए हैं, अन्नागार प्राप्त हुए हैं, स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और देखिए घरों में कुआं, माने जो अभी हम लोग देखे घर में कुआं होता था, रसोई घर, ठीक है, और शौचालय सबका व्यवस्था होता था। ठीक है, तो कुआं का साक्ष्य मिला है, पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला है, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, आदि शिव का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसर। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अभी हम लोग पहले भी देखे हैं कि चौड़ी सड़कों का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो चलिए आप एक बार बताइएगा, श्रमिक आवास कहाँ से मिला है? अच्छा, RS 37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अच्छा, पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? अन्नागार, विशाल स्नानागार, घरों में कुआं, आदि शिव। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चनहुदरो। ठीक है, इसके खुदाई जो किए थे, करवाए थे गोपाल मजुमदार। ठीक है, गोपाल मजुमदार द्वारा इसकी खुदाई करवाया गया था। ठीक ना, और स्थिति इसका जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान में है ये, माने चनहुदरो जो है पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है, तट पे है। ठीक है, इसको औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे प्राप्त वस्तुएं, देखिए इससे प्राप्त वस्तुएं जो है ना, ये सब लेडीज की वस्तुएं मिली है। ठीक है, देखिए जैसे कि लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक समझते ना आप लोग? हाँ, परिचित होंगे आप लोग। ठीक है, शीशा, ठीक है, लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, शीशा प्राप्त हुआ है, अब मन का सामान वहीं से प्राप्त हुआ है। हाँ, ठीक है, अब मनके और गुड़िया, मनका समझते हैं, ठीक है, अब गुड़िया, और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। ठीक है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं। चलिए, मतलब हाँ, देखिए तो बताइए, ये जो चनहुदरो है, चनहुदरो से क्या मिला हम लोग को? लिपस्टिक, ठीक है, शीशा, मनके और गुड़िया, ठीक है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों का निशान। ठीक है, चलिए चनहुदरो है कहाँ? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई BK थापड़ और BB लाल किए थे। इसका वर्तमान स्थिति कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, घग्गर नदी किनारे है, राजस्थान में घग्गर नदी किनारे है। तो खुदाई कौन करवाए थे? BK थापड़ और BB लाल। ठीक है, चलिए कालीबंगा का हम लोग देखें। कालीबंगा के इसका अर्थ क्या आता है? देखिए, हाँ, काली चूड़ियाँ, यानी काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या मिला है वस्तु? अलंकृत ईंट, ठीक है, माने नक्काशीदार ईंट, और हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य निशान मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, और हवन कुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। चूड़ी भी मिला है कालीबंगा से। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कालीबंगा से वस्तु अलंकृत ईंट मिले हैं, और जूते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले? जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और हवन कुंड कालीबंगा से, चूड़ी कालीबंगा से। इस तरह से हम लोग देखें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो और कालीबंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा की चर्चा देखते हैं। देखिए, इससे खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए थे। ठीक है, धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। यहाँ से प्लेग्राउंड मिला है, स्टेडियम, ठीक है, खेलने का मैदान। ठीक है, यहाँ देखिए। अब उसके बाद देखते हैं रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़ के खुदाई किए थे, करवाए थे यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ है? सतलज नदी किनारे, पंजाब में। ठीक है, तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं इस वस्तु जो माने क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, यानी मानव का सबसे वफादार जानवर क्या था? कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता को दफनाया गया था। देखिए, अगर किसी का मालिक अगर मर जाता है तो वो वफादार होगा, तो वो भी रो पड़ेगा, और क्या होगा? मतलब उसी के साथ जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो रोपण से क्या मिला है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सुरकोतदा। सुरकोतदा, ठीक है, सुरकोतदा की खुदाई जगपति जोशी, ठीक है, JP जोशी
जगपति जोशी किए करवाए थे। वर्तमान में इसकी स्थिति है गुजरात में। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अस्थि पंजर। ठीक है, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? श्रीकोटदा से। खुदाई किसने करवाए थे? जगपति जोशी। ठीक है, अब देखते हैं लोथल। जेपी जोशी हुए। देखिए अब देखते हैं लोथल का खुदाई करवाए थे रंगनाथ राव। ठीक है, यह है भोगवा नदी किनारे और गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, बताइए लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। किसने खुदाई करवाए थे? रंगनाथ राव। और कहाँ है ये? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, चलिए इससे प्राप्त वस्तुएं देखते हैं। देखिए बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह का साक्ष्य। बंदरगाह समझते हैं ना लोग? बंदरगाह। ठीक है, चलिए यहाँ पर घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुल करके सड़क की ओर खुलते थे। देखिए यहाँ पर सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता जो था उसमें पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, यहाँ पर सड़क की ओर खुलते थे। किस में? लोथल में। ठीक है, यहाँ के लोग अब थोड़ा सा डेयरिंग हो गए थे, साहसी हो गए थे, सड़क की ओर दरवाजे अपने खोलते थे। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। देखिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, संधव सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता को कौन सभ्यता कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, संधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब देखिए इसका लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। इसको किधर से किधर लिखा जाता था? दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, संधवासी जो थे अब मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, देखिए ये संधवासी जो थे ना विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का शुरू किए। ठीक है, इसलिए जो यूरोपियन व्यक्ति जो थे यूनानियन जो थे उन लोगों ने इसको सिंडोन रखा, नाम इसका रख दिया सिंडोन। सिंडोन का अर्थ होता है संधवासियों का उपज। ठीक है, संधवासी जो उसको उपाजते थे उसको सिंडोन वो लोग कहते थे। ठीक है, चलिए तो मुख्य व्यवसाय इन लोगों का क्या था? व्यापार। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय इन लोगों का व्यापार था। देखिए और भी पशुपालन भी करते थे ये लोग। ठीक है, लेकिन व्यापार इन लोग का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, माप तौल से परिचित थे। कितने अंशों में थी? 16 के अनुपात में थी। माप तौल कितने के अनुपात में? 16 के अनुपात में। लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो देखिए तो ये व्यवसाय में क्या था इन लोग का? व्यापार था। माप तौल से परिचित नहीं थे। माप तौल से परिचित थे। माप तौल से परिचित थे। कितने अनुपात में? 16 के अनुपात में। लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी का इस्तेमाल किया गया। माने हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का प्रयोग किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में किसका प्रयोग किया गया है? सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों का चित्र अंकित है, लेकिन उसमें शेर का चित्र नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जानवर का है उसमें, लेकिन शेर का नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि किस में शेर का चित्र नहीं अंकन मिलता है। ठीक है, हाँ किस जानवर का नहीं मिलता है? तो शेर का। ठीक है, देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे? लाल रंग का उपयोग किए थे। ठीक है, चलिए सेलखड़ी देखिए वो बनाने के लिए, जैसे कि जो मोहर होता था ना उसको बनाने में उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सेलखड़ी हाँ वो कीमती अति होता था वस्तु, जैसे धातु का ही हाँ। देखिए अब यहाँ ये हम लोग इसमें का जो पॉइंट देखा, जितना भी पॉइंट चर्चा किए कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पॉइंट आप लोग से पूछते हैं, आप लोग पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस भी किए। ठीक है, हाँ देखिए बताइएगा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया मनुष्य द्वारा? तांबा का। और कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी का औजार बनाया। ठीक, कुल्हाड़ी बनाया। ठीक है, ठीक ना। उसके बाद से देखिए आगे हम पूछते हैं आप लोग से, बताइएगा कि स्फटिक क्या होता था? स्फटिक पत्थर होता था। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मेहर से। कोल्डिवा से क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब भारत का प्राचीनतम नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। देखिए असम का एक श्वेत गिबन जो था भारत में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है? मानवाब कॉपी है। ठीक है, मानवाब कॉपी है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी को मतलब जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो शिवालिक के पहाड़ी से क्या मिला है? जीवाश्म का पहाड़ मिला है। ठीक है, जीवाश्म का प्रमाण मिला है, पहाड़ नहीं प्रमाण। ठीक है,
भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से सबसे पहला प्रमाण मिलता है भारत से। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता में हम लोग तो बहुत चीज़ सब याद कर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसमें कि बंदरगाह संबंधित था किससे? लोथल से। ठीक है, हाँ सुरकोता भी मिला है। ठीक है, स्नानागार कहाँ से मिला है? अच्छा बताइए, स्नानागार जो मिला है उसका जो मथा कितना लंबा था? 11.88 मीटर लंबा और कितना चौड़ा था? 7.01 चौड़ा था और गहरा कितना था? 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, चलिए अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से कहाँ प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बताइएगा भाव चित्रात्मक थी क्या चीज? कहाँ की लिपि? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मौन के बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुद्रों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है क्या? कहाँ के मोहरों पर? हड़प्पा के। ठीक है, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु का, हाँ एक सिंगल पशु का उदाहरण मिलता है। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता के लोग पहले बार जो फसल का उपयोग किए थे कौन सा फसल था? सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, और घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? सुरकोतदा से। सुरकोतदा से क्या मिला है? घोड़े के अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, माप तौल का इकाई जो थी 16 के अनुपात में थी। देखिए अच्छा बताइएगा मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या था? देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग देखें। चलिए उसके बाद देखते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा था? पिगट ने बोले थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, चलिए उर्वरता की देवी किसे कहता था? सिंधु सभ्यता के लोग मैंने धरती को उर्वरता के देवी कहते थे। ठीक है, कुबर वाला सांड जो था क्या पूजनीय थे? हाँ, ठीक है, अब देखिए कौन सा इसका जो मतलब समाज था, कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, अच्छा संध्यवासी किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? जैसे ऊनी और देखिए सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे कौन? संध्यावासी। ठीक है, और ये लोग जो थे अपने मतलब मनोरंजन के लिए क्या करते थे? जैसे शिकार खेलते थे। ठीक है, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से। हाँ लोहा से परिचित नहीं थे, यानी तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है, देखिए शवों को जलाने एवं गाड़ने के दोनों प्रथाएं प्रचलित है। तो देखिए हड़प्पा में शवों को दफनाने, ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने का, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के प्रथाएं विद्यमान थी। ठीक है, माने क्या होता था? हड़प्पा में दफनाया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगा में युगल सावधान मैंने समाधियाँ मिली है। ठीक है, मैंने एक साथ दो व्यक्ति को उसमें दफनाया गया। ठीक ना, बताइए लोथल युगल समाधि कहाँ से मिला है? हाँ, सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण माना जाता है? बाढ़ माना जाता है। सर्वाधिक माने प्रमाणिक है, लेकिन उसको 100% नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहता था? टेराकोटा कहता था। ठीक है, इस तरह से पूरा हम लोग यहाँ तक टेकअप किए। अब हम लोग थोड़ा सा जो ये दिया हुआ है, जो बॉक्सेस दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा खट्टे मीठे अंदाज में याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक से, कुछ ऐसे, कुछ बोल के, कुछ चिल्ला के। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ ऊपर वाला ये अच्छा पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। ठीक है, और इसके खुदाई करता थे दयाराम साहनी। ठीक है, देखिए किसी पर ज़्यादा दया दिखाइएगा, ठीक है, तो रहल रहेगा, हड़प लेगा आपको। हड़पेगा कि नहीं हड़पेगा? आज के ज़माने में है। ठीक है, ज़्यादा दया दिखाइएगा तो क्या कहेगा? रहल रहेगा, हड़प लेगा। तो दया देखिए, दया दिखेगा दयाराम साहनी, रहल रहेगा रावी, हड़प लेगा हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? कौन खुदाई करता है? दयाराम साहनी। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी या सिंधु। ठीक है, तो देखिए इसको याद रखेंगे ऐसे कि मोहन के लिए सीधा करके रखा गया है। ठीक है,
मोहन थे, माने उनके पिताजी डंडा सीधा करके रखे हैं, ठीक है। मोहन के लिए क्या करके रखा गया है? सीधा करके रखा गया है। तो याद रहेगा मोहनजोदड़ो, सिंधु और राखलदास बनर्जी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। और राखलदास बनर्जी क्या किए थे? खुदाई करवाए थे इसका, ठीक है। चनहुद्रो, सिंधु और इसको याद रखेंगे मैं के NG मजुमदार, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कालीबंगा, घौघर, देखिए इसको याद करने के लिए ना थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। और हस्बैंड जो थे ना वो क्या किए कि मतलब उनकी वाइफ थी तो वो ना घाघरा पहनी थी काला कल के, ठीक है। काला रंग के घाघरा पहनी है तो उस पर कमेंट कर दिए तो क्या कि एक थप्पड़ धड़ दिए, ठीक है। बीबी एक थप्पड़ धड़ दी, गाल लाल हो गया। याद रहेगा, देखिए ऐसे, देखिए याद करने के लिए, ठीक है। तब कालीबंगा, घौघर, तो कैसे पहनी थी? काली घाघर पहनी थी, ठीक है। अब बीबी लाल, बीके थापड़ आ बीबी लाल, याद रखेंगे। एक थप्पड़ से बीके थप्पड़, बीबी लाल से बीबी लाल, याद रहेगा, गाल लाल हो गया, ठीक है। इसे याद करते चलेंगे, ठीक है। कोड दीजिए सिंधु और फजल अहमद। देखिए कोड दीजिए सिंधु। देखिए फजल अहमद जो थे, ठीक है, फजल अहमद के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फजल अहमद कोट पहनते थे, एकदम सीधा साधा व्यक्ति थे, कोट पहनते थे, अपने ऑफिस जाते थे। फजल अहमद क्या पहनते थे? कोट पहनते थे, एकदम सीधे व्यक्ति थे, झगड़ालू नहीं थे। तो देखिए कोट दीजिए कहाँ? सिंधु। फजल अहमद याद रहेगा। चलिए और रंगपुर, देखिए रंगनाथ राव, ये तो याद रहेगा, रंगपुर रंगनाथ राव, ठीक है। रंगपुर रंगनाथ राव। अब मादर नदी किनारे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। रंगपुर किस नदी किनारे है? मादर, ठीक है। और रंगनाथ राव क्या थे? खुदाई करता थे इसको। रोपड़, देखिए रोपड़ जो है सतलज है और यज्ञदत्त शर्मा। देखिए ये बताइए कि जो कोई व्यक्ति गलती करेगा तो या तो उसको लाज लगेगा, ठीक है, नहीं तो शर्म आएगा, बात एक ही है। लाज लगे चाहे शर्म आए, ठीक है। तो जैसे लाज लगेगा उसको जब रियलाइज होगा तो रो पड़ेगा, शर्माएगा। तो देखिए तो रो पड़ेगा कब? जब लाज लगेगा तब, और शर्माएगा तब। और जब जिसको शर्म नहीं होगा वो क्या रोएगा? गलती करके वो हट करेगा, ठीक है। तो रो पड़ेगा कब? जब लाज लगेगा, शर्म आएगा तब। तो देखिए रोपड़, सतलज और शर्मा जी से एकदम शर्मा याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो रोपड़ किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे है। और कौन है? खुदाई करता यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। अब देखिए लोथल, भोगवा और क्या है? रंगनाथ राव, यही ना है। लोथल, भोगवा, रंगनाथ राव, इसको दो तरीके से याद रखते हैं। एगो तो ले भागा, ठीक है, तो लोथल भोगवा याद रहेगा। और ना तो जैसे देखिए मान लीजिए कि कहीं कोई फंक्शन में कोई व्यक्ति जा रहा है, कह रहा है कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, सब बफर सिस्टम है, कौन जाएगा लेने, ठीक है। तो उसको जाके घर के मालिक ले आते हैं, कहते हैं कि धर थाली है, ले लो थाली, ठीक ना, भोग लगा लो, रंग मत बांधो। देखो ले लो थाली लोथल, ठीक है, भोग लगा लो भोगवा, रंग मत बांधा, खा के घरे जाए, ठीक है। तो लोथल, भोगवा, रंगनाथ राव याद रहेगा, ठीक है। चलिए याद करने के लिए थोड़ा मैंने वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, उसको अन्यथा ना लेंगे। देखिए सुरकोतदा दास की नदी किनारे है और ऑरेल स्टाइल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सुरकोतदा दास नदी किनारे है, ऑरेल स्टाइल, ठीक है। बनवाली, रंगोई, रविंद्र सिंह बिष्ट। बनवाली किस नदी किनारे है? रंगोई, ठीक है। बनवाली, रंगोई, कौन खोदे? रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा लूनी और JP जोशी से याद रखिएगा। अगर जोश में लुंगी पहन के दौड़िएगा तो मुखड़िए गिरिएगा। लुंगी समझते हैं? लुंगी, हाँ लुंगी डांस गाना सुने होंगे लोग, ठीक है। देखिए तो धौलावीरा, लूनी और JP जोशी, ठीक है। जोश में दौड़िएगा लुंगी पहन के, तो जोश में दौड़िएगा याद रखिए, ठीक है, तो गिरिएगा। सॉरी। देखिए उसके बाद से सुतका, सादिकौर, छोटका सादिकौर, ठीक है, समझ ना, यह याद रहेगा। छोटका सादिकौर, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद से कौन थे? जॉर्ज डेल्स। चलिए अब हम पूछते हैं, बताइए आप लोग, ठीक है, याद हुआ ना। देखिए तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। कौन खोज किए थे? खुदाई करवाए थे दाराम साहनी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। खुदाई करता राखलदास बनर्जी, ठीक है। तो मोहन के लिए राखल गया था क्या चीज? सीधा करके, ठीक है। चनहुद्रो किस नदी किनारे? सिंधु। क्या कौन खुदाई करता था उसके? MG मजुमदार, ठीक है। कालीबंगा, घौघर, बीके थापड़ और अच्छा वो एक थापड़ बीके थापड़ याद रहेगा। बीके थापड़ और बीबी लाल,
ठीक है, बीबी लाल कर दी एक थप्पड़ में, ठीक है। देखिए कोट दीजिए सिंधु और फजल अहमद सीधा साधा थे, कोट पहनते थे। रंगपुर माधव, ठीक है। रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव याद रहेगा, माधव याद रखिएगा। लोथल भोगवाल और रंगनाथ राव। ल थाली भोग लगा लो, रंग मत बांधो, ठीक ना। देखिए आलमगीरपुर हिंडन, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। ये छूट गया था ना जी। देखिए एक ना कि जो शर्माता है ना वो अलम लेगा, हिलते रहेगा। कुछ चीज़ को अलम लेगा ना, कहीं जाइएगा शर्माइएगा ना होता है, किस चीज़ पर अलम लेगा ना होता है, खड़ा हो जाते हैं लोग। तो देखिए तो शर्माएंगे तो क्या होगा, अलम लेंगे हिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या ना, आलमगीरपुर हिंडन और यज्ञदत्त शर्मा, ठीक ना। तो आलमगीरपुर हिंडन और यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। बनवाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। धौलावीरा लूनी, लुंगी पहन के दौड़िएगा जोश में तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा मुखड़िए, ठीक है। सुतका छोटका शादी को। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किए। देखिए इसके बाद जो है ना वैदिक सभ्यता है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक और टॉपिक ले लिया जाए, हाँ, महाजन पदों का उदय। 2 टॉपिक लेंगे, नहीं रहने दीजिए इसको, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए देखिए वैदिक सभ्यता और महाजन पदों का उदय 2 टॉपिक हम लोग ले चलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स मतलब इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक ना। SPD का करंट अफेयर्स, उसमें से एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक ना, जिसको आप लोगों को कर क्या ना है, यहाँ भी कराया जाएगा। तो दीजिए उसमें से एक टॉपिक हम देते हैं, 1 मिनट रुकिए। इसमें देखिए इसमें सब लाइन से रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग वो चीज़ को टेकअप करेंगे जो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। 7 नंबर पेज किधर गया। देखिए यहाँ से जो है, जैसे कि हम लोग करेंगे, जो तूफान जो है, चक्रवात तूफान है, वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है। ये दोनों को करके आएंगे, ठीक है। केवल एक साइड का ही करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, ठीक है, दुरुस्त करिए। इसको पूरा हम लोग करके आएंगे, इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। और वो पेज नंबर 7 में है, ठीक है। पेज नंबर 7 में जाइएगा, SPD का करंट अफेयर्स है। पेज नंबर 7 में हम लोग टॉपिक करेंगे तूफान और चक्रवात, और उसके बाद से वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे ना कि हम लोग इधर से जनवरी से, ठीक है, जनवरी से हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से 15 दिन का 15 दिन का दे दें, टेकअप हो जाएगा। 15 दिन का वन लाइनर करेंगे, माने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, उससे हम इधर उधर से पूछ लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक रहेगा, तो इस लूसेंट के साथ इसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए अब धीरे धीरे जब हम लोगों का क्लास जब रनिंग में आ जाएगा, तो इसमें और ऐड किया जाएगा क्या चीज़, कि जैसे कि हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं, तो इसमें साइंस का टॉपिक हो गया, विविध का टॉपिक जो चल रहा था, ठीक है, उसको भी वो टॉपिक इसको अलग इसलिए किया गया इस GD क्लास से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा था। इसलिए उस ट्रिकी टॉपिक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो अलग उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, चैप्टर टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरे ट्रिक के साथ पूरे टॉपिक आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए इसी साथ हम लोग अब समाप्त करते हैं इस सेशन को आज, ठीक है। और आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, तभी हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट भी करिए, ताकि इसमें क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, और आप लोग के हिसाब से क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, हम लोग उस पर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।